हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया हैं। और इस सी प्लस प्लस की जो डीएसए सीरीज हम लोग कॉलेज वाला के इस चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें सबको काफी मजा आ रहा होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। सो आज हम लोग इस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्जन के एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर के ऊपर। सो रिकर्जन के ऊपर हम लोगों ने काफी बात कर ली है, राइट। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा रिकर्जन का, हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और हम लोग कुछ न्यू प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनकी अप्रोच देखेंगे, उनका ड्राई रन देखेंगे। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने पीडब्ल्यू स्किल्स के वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू चेक आउट द पीडब्ल्यू स्किल्स वेबसाइट। वहां पे आपको सारे लेक्चर्स के लिए असाइनमेंट्स और नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री। सो डू मेक श्योर दैट यू चेक आउट द पीडब्ल्यू स्किल्स वेबसाइट और चेक करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिकर्जन ऑन एरेज के ऊपर बात कर ली थी कि अगर कोई एरे बेस्ड प्रॉब्लम है, जैसे प्रॉब्लम के अंदर कुछ एरे मैनिपुलेशन, एरे को रीड करना या किसी तरह से किसी एरे का इन्वॉल्वमेंट है जिसको हमें ट्रैवर्स करना पड़ सकता है, सो वहां पे हम लोग रिकर्जन कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज हम लोग देख चुके हैं, ये चीज के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to discuss about a few problems regarding strings कि यार अगर string based problem है तो हम लोग कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं रिकर्जन का यूज करके। सो आज हम लोग कुछ स्ट्रिंग के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें स्ट्रिंग गिवन होगी, उसमें से हम लोग ए की सारी अकरेंसेस रिमूव कर रहे होंगे, राइट। पैलिंड्रोम्स चेक कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा यूज केस आने वाला है, स्ट्रिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द लेक्चर, आई होप यू गाइज आर टू। दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर एंड सी व्हाट द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। सो फोक्स, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लास्ट अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें हम लोगों ने रिकर्जन को एरेज के ऊपर डेवलप करते हुए देखा है, राइट। वी हैव डन प्रॉब्लम्स ऑन रिकर्जन विद एरेज, बट इस ओवरऑल लेक्चर में हमें स्ट्रिंग्स को भी डिस्कस करना है। और मैंने ये बात ऑलरेडी आप लोगों को बताई थी कि जिस तरीके से हम लोग एरेज को टैकल करने वाले हैं उसी सेम वे में हम लोग स्ट्रिंग्स को भी टैकल करने वाले, राइट। स्ट्रिंग्स को भी रीड करने के लिए हमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, इंडेक्स बाय इंडेक्स सारे कैरेक्टर्स को रीड करना पड़ता है। सो जिस तरीके से हम लोग एक एक्स्ट्रा पैरामीटर इंडेक्स लेकर चल रहे हैं अपने रेफरेंस रिलेशंस में, स्ट्रिंग्स के केस में भी ऐसा कुछ करना फायदेमंद हो सकता है, राइट। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी पहली स्ट्रिंग की प्रॉब्लम पे। और जितनी भी नॉलेज हम लोगों ने एरे बेस्ड रिकर्जन से इनकलकेट की है कि यार एरे बेस्ड रिकर्जन को कैसे प्रोसीड करना है, वो सारी की सारी नॉलेज हम लोग दिमाग में रखेंगे बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या डिमांड करती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ यू। क्या कहती है प्रॉब्लम? रिमूव ऑल द अकरेंसेज ऑफ ए फ्रॉम स्ट्रिंग एस, राइट। कि भाई आपको स्ट्रिंग एस में से ए की सारी अकरेंसेस को रिमूव कर देना है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास ये गिवन स्ट्रिंग है, सो इसका आउटपुट होना चाहिए BCX, कि भाई आप ए की सारी अकरेंसेस को रिमूव कर दो। लुक्स इंटरेस्टिंग, राइट। एंड लुक्स लाइक कि हम लोग इसे डेफिनेटली सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर पे जाके हम लोग किसी ना किसी तरह देख सकते हैं कि वो ए है या नहीं। अगर आप आइटरेटिवली इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करते तो बहुत आसान होता। हम लोग एक एक करके हम लोग एक इंडेक्स मेंटेन करते आई, राइट। एंड एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के ऊपर जाते, साथ ही साथ एक रिजल्ट मेंटेन करते, एक रिजल्ट वेरिएबल मेंटेन करते। अगर जो करंट कैरेक्टर है वो ए होता तो उस कैरेक्टर को स्किप कर देते। अगर करंट कैरेक्टर ए नहीं है तो उस करंट कैरेक्टर को रिजल्ट में अपेंड कर देते। तो देखो आई आगे बढ़ा, करंट कैरेक्टर सी है तो ये ए नहीं है तो अपेंड कर देते हैं। फिर आई आगे बढ़ा, करंट कैरेक्टर ए है तो इसको स्किप कर देते हैं। फिर आई आगे बढ़ा, करंट कैरेक्टर एक्स है तो इसे अपेंड कर देते हैं। सो आंसर आ गया BCX। सो आइटरेटिवली ये करना बहुत आसान होता। सो अगर मैं आइटरेटिव लूप लिखूं, मैं एक रिजल्ट स्ट्रिंग बनाता हूं, राइट। एंड फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस n इज योर स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। एंड यू कैन चेक, आप चेक लगा सकते हो कि इफ s ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू a, राइट, कि ith कैरेक्टर a के बराबर नहीं है, देन यू कैन अपेंड दैट कैरेक्टर इनटू रिजल्ट प्लस इक्वल टू s ऑफ i, राइट। एंड दैट्स इट। फाइनली आपके रिजल्ट वेरिएबल में आपका आंसर होता। कंप्लेक्सिटी यहां पे हो जाती है ऑर्डर ऑफ n। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होता। आप एक एक करके सारे कैरेक्टर्स के ऊपर जाओ, मूव टू एवरी पॉसिबल कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, और उस करंट कैरेक्टर पे आप ये फिगर आउट कर लो कि वो कैरेक्टर ए है या नहीं है।
अगर वो कैरेक्टर ए है तो उसे स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें सारी अकरेंसेज ऑफ ए रिमूव करनी है। तो अगर कैरेक्टर ए है तो उसको स्किप कर देते हैं। अगर कैरेक्टर ए नहीं है तो उसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे हम लोग आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। तो ये तो सिंपल सोल्यूशन हो गया आइटरेटिवली। बट ऑफ कोर्स हमें ये क्वेश्चन रिकर्सिवली सॉल्व करना है। तो चलो सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोग जो भी कर रहे थे उसमें या तो एरे में बूलियन की कोई चेक थी कि यार एरे, लेट्स से एरे का मैक्सिमम क्या है, जैसे कोई इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करके लानी थी, राइट। यहाँ पे हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट एक प्रॉपर स्ट्रिंग डेवलप करनी है। तो प्रॉपर स्ट्रिंग डेवलप करने के लिए अभी तक हम लोग जो भी करते हुए आ रहे हैं वो वाली मैकेनिज्म तो ऑफ कोर्स वैलिड है ही, वो मैकेनिज्म से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको एक और ट्रिक सिखाऊंगा ताकि दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहें जब भी आपको कोई आंसर बिल्डअप करना है। एंड फ्रॉम एनी ऑफ द टू ऑप्शंस आपको जो ऑप्शन उस टाइम इजियर लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। चलो अब सबसे पहले अपने पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब यार हमें रिकर्सिवली ये फिगर आउट करना है कि कैसे हम लोग इस स्ट्रिंग के सारे एज को रिमूव कर देंगे। सो मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन लिखता हूं एफ, राइट। ये फंक्शन क्या करेगा, रिमूव्स और लेट्स से रिटर्न्स a string in which there is no occurrence of a, right। ये फंक्शन एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा जिसमें a की कोई अकरेंस नहीं होगी। तो देखो ऑफ कोर्स हमें स्ट्रिंग तो चाहिए ही पैरामीटर में, ये स्ट्रिंग जो s हमें गिवन है ये स्ट्रिंग तो हमें पैरामीटर में चाहिए। साथ ही साथ अब मुझे स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना होगा, मतलब टेक्निकली मुझे स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। तो देखो सारे कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए दो तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एक आईडीएक्स पैरामीटर रख लो। आईडीएक्स पैरामीटर से क्या फायदा होगा कि आप आईडीएक्स प्लस वन करोगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर चले जाओगे। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आईडीएक्स ना रख के एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का s डॉट सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या करता है, एक कॉन्टिग्यूअस क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को कैलकुलेट करके ले आता है। तो अगर तुम s ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ 1 कर दोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसकी एक नई स्ट्रिंग ही बना के दे देगा तुम्हें, BCAX। तो A रिमूव ही हो जाएगा। फिर BCAX से CAX मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर जाना है तो तुम दोबारा s डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ 1 करो तो ये CAX दे देगा, पहला कैरेक्टर रिमूव कर देगा एंड सो ऑन। तो तुम ये कर सकते हो, बट हम लोग ये फॉलो नहीं करने वाले हैं अभी इस प्रॉब्लम के लिए एटलीस्ट, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि s डॉट सबस्ट्रिंग का फंक्शन ऑर्डर ऑफ n में चलता है। अगर हम सीधा IDX प्लस 1 कर देंगे तो दैट विल बी एन ऑर्डर ऑफ 1 ऑपरेशन, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो दिस इज लाइक जस्ट अनदर वे टू लाइक मैनिपुलेट कि यार अगर आप IDX प्लस 1 करके स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट नहीं करना चाहते तो s डॉट सबस्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। एरेज में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर स्ट्रिंग्स में अवेलेबल है तो वी शुड डेफिनेटली एक्सप्लॉइट इट इफ रिक्वायर्ड। साथ ही साथ एक पैरामीटर n रख लेते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। चलो अब ये फंक्शन इंप्लीमेंट कैसे करा जाए। ये फंक्शन क्या करेगा, इस स्ट्रिंग s में से a की सारी अकरेंसेस को रिमूव कर देगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDA दिस फंक्शन removes all occurrences of a from s starting from index IDX। यार IDX इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले जो भी कैरेक्टर्स हैं ये उसमें एक्चुअली आपकी a की सारी अकरेंसेस को रिमूव करेगा और एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा विदाउट एनी अकरेंस ऑफ a। फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, s ऑफ 0, n होगा आंसर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे कैरेक्टर्स पे ये एल्गोरिदम लगे कि यार आप a की सारी अकरेंसेस हटा दो और एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये फंक्शन एक्चुअली इस स्ट्रिंग s में से a की सारी अकरेंसेस को रिमूव कर देता है। बट कहां से रिमूव करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX। कि भाई स्टार्ट लेट से अगर IDX C पे पॉइंट कर रहा है तो C से स्टार्ट होने वाली जो भी रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं उन रिमेनिंग कैरेक्टर में से a की अकरेंस रिमूव करता है, राइट। तो मैं क्या चाहता हूं कि पूरी स्ट्रिंग में से a की अकरेंस रिमूव हो जाए। तो पूरी स्ट्रिंग में से a की अकरेंस रिमूव हो जाए तो मैं फाइनल आंसर कॉल किसके लिए करूंगा, इंडेक्स 0 के लिए, कि यार आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब में से a की अकरेंसेस हटा दो एंड फाइनली हमें एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न कर दो विदाउट एनी अकरेंस ऑफ a। तो ये इस फंक्शन का मीनिंग हो गया। अब इस फंक्शन को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अब देखो यार ये रिकर्सिव फंक्शन हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और ये थ्योरी तो हम लोग कई बार देख चुके हैं कि रिकर्सिव फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू डू 3 थिंग्स, बेस केस, assumption, सेल्फ वर्क। सबसे पहले लिखते हैं बेस केस। यार अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई तब तो कोई अकरेंस ही नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, तो क्या अकरेंस ऑफ ए आप हटाओगे। सो इफ देयर इज नो कैरेक्टर लेफ्ट इन द स्ट्रिंग रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। यार अगर आपके पास कोई कैरेक्टर बचे ही नहीं है, ए की अकरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता,
जब कोई कैरेक्टर है नहीं, इसका मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई है, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, वहां से आगे कोई प्रोसेसिंग तो हो नहीं सकती, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे। अगर ये IDX n पे पहुंच जाए, मतलब अभी IDX है यहाँ, फिर B पे आएगा, फिर C पे आएगा, फिर A पे आएगा, फिर X पे आएगा, X पे इंडेक्स होगा n-1, अगर मैं एक बार और कॉल कर देता हूँ तो ये n पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन होगी जब स्ट्रिंग एम्प्टी है, राइट। तो अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो, क्योंकि आपके पास ऐसा इनपुट भी आ सकता है, राइट, कि आपके पास इनपुट में ही एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। अगर इनपुट में ही एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई तो आंसर क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ही होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो ए की अकरेंसेस को तो क्या ही हटाना है, वो स्ट्रिंग एज इट इज आंसर होगी। तो ऐसे भी हो सकता है आपको इनपुट में आ जाए, और नॉर्मल आप किसी और स्ट्रिंग के लिए तो बेस केस हिट कर ही सकते हो। तो दोनों ही केस में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है तो आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, एज सिंपल एज दैट। अब अजम्पशन की बात करते हैं कि भाई अज्यूम क्या करा जाए, और सेल्फ वर्क की बात करते हैं कि क्या काम हम खुद से कर देंगे। तो यार देखो क्या हो रहा है, ABCAX के ए के अकरेंसेस रिमूव करने हैं। अब यार मुझे नहीं पता कि ABCAX के ए के अकरेंसेस कैसे रिमूव हो सकते हैं, आई डोंट नो, राइट। हम तो ये बात नहीं जानते कि यार ABCAX या कोई भी गिवन स्ट्रिंग के लिए मैं ए के सारे अकरेंसेस कैसे रिमूव करूं। मुझे पता है कि अगर ये फंक्शन सही से इंप्लीमेंट हो गया तो ये फंक्शन रिमूव जरूर कर देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX। तो मैं कहता हूं यार ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि आप किसी भी तरह मुझे BCAX में से ए की सारी अकरेंसेस रिमूव करके दे दोगे। दैट इज मैं करंट इंडेक्स, मेरा IDX इंडेक्स है, ये IDX ए को पॉइंट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इस ए से स्टार्ट होने वाले रिमेनिंग कैरेक्टर्स में से सारी अकरेंसेस ऑफ ए कैसे हटाऊं, बट मुझे पता है कि यार अगर आप किसी भी तरह IDX+1 से, दिस इज IDX+1, कि यार अगर आप IDX+1th इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स, मतलब रिमेनिंग जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, अगर आप उनमें से ए की अकरेंसेस हटा के ले आते हो, तो देखो मैंने यहाँ पे ए की सारी अकरेंसेस हटा ली है, एनी हाउ एनी कॉस्ट, हम लोग किसी भी तरह इसको हटा के ले आएंगे, तो मेरा कुछ काम बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता लग गई, तो मैं अपने कैरेक्टर पे तो कंपैरिजन कर ही सकता हूँ ना। अगर मेरा खुद का कैरेक्टर ए है तो मैं इसमें कुछ भी अपेंड नहीं करूंगा, और जो आंसर आ रहा था वही रिटर्न कर दूंगा। मान लो ये कैरेक्टर ए की जगह बी होता, तो IDX पे ए तो है नहीं, बी है, तो जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग ए को रिमूव करके लाई है उसमें मैं बी अटैच कर दूंगा। सो B + BCX विल बी BBCX। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मैं अजम्पशन के ये कहता हूं कि अज्यूम फंक्शन f करेक्टली वर्क्स फॉर f of s, IDX+1, n। यार IDX+1, n के लिए ये सही चलता है, मीन्स फंक्शन will anyhow return a string without any a from the remaining characters of s from index IDX+1। यार IDX+1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स में से ए की अकरेंसेस रिमूव करके हमें एक न्यू स्ट्रिंग मिल जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो हमें वहां से एक नई स्ट्रिंग मिल जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो मेरा सेल्फ वर्क क्या होगा, इफ माई करंट कैरेक्टर इज नॉट ए, देन append current character with answer of f of s, IDX+1, n, else don't append anything। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि यार हमें ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना था। सो हमारे पास सिचुएशन क्या रहेगी, एनी हाउ एनी कॉस्ट f of s, IDX+1, n। आप अज्यूम कर लो ये वैल्यू करेक्टली कैलकुलेट होकर आएगी। इस वैल्यू में मैं लेट से एक कैरेक्टर x अपेंड कर दूंगा। अब ये वैल्यू x क्या है, x की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग होगी इफ s of IDX इज इक्वल्स टू a। भाई अगर IDX पे जो कैरेक्टर पड़ा है वो a है, तो भाई मुझे कुछ भी अपेंड नहीं करना, एंड टेक्निकली आई नीड टू अपेंड इट बिफोर, राइट। सो लेट्स डू इट लाइक दिस। ठीक है, अपेंड पीछे करना है ना, हमें इस वैल्यू से पीछे अपेंड करना होगा। तो अगर
IDX पे ऑलरेडी ए पड़ा है, तो भाई मुझे कुछ भी अपेंड करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख दूंगा, एल्स एस ऑफ IDX। अगर ए नहीं है तो मतलब BCDEEF कुछ और कैरेक्टर है, तो मैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर यहाँ पे अपेंड कर दूंगा, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। ये हमारी रेफरेंस हो जाएगी। तो अगर इसे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मतलब अभी मैंने यहाँ पे एक x लिखा है, फिर x को यहाँ डिफाइन किया हुआ है, अगर मैं इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, तो देखो हमें इंप्लीमेंट करना था f ऑफ s IDX n, राइट, कि यार IDX इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे कैरेक्टर्स में से a रिमूव करके एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। तो मैं कहता हूं आप किसी भी तरह f ऑफ s ऑफ IDX प्लस 1 n ले आओ, दैट इज आप रिमेनिंग स्ट्रिंग में से a की सारी अकरेंसेस हटा के एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। मेरा अपना काम क्या होगा, व्हाट विल बी माय सेल्फ वर्क, कि भाई मैं इसके पीछे क्या अपेंड कर दूं, इफ s ऑफ IDX इज इक्वल्स टू a, कि यार अगर IDX इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है वो a है, तो मैं एम्प्टी स्ट्रिंग अटैच कर दूंगा, अदरवाइज मैं s ऑफ IDX अटैच कर दूंगा, एंड दैट्स इट, राइट। ये देख पा रहे हो तुम? सो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं ABCAX। तो यार मैंने f ऑफ s 0, ये क्या है 5 है, इसके लिए कॉल किया, ये वैल्यू s है, ठीक है। इसका मतलब 0 का मतलब मैं यहां पे इंडेक्सिंग कर देता हूं कि यार 0th इंडेक्स से स्टार्ट होने वाली पूरी स्ट्रिंग में से a की सारी अकरेंसेस को रिमूव कर दो। तो 0 से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग में a की सारी अकरेंसेस को मैं रिमूव करना चाहता हूं। अब मुझे नहीं पता ये कैसे करेंगे, सो मैं क्या कहूंगा कि यार प्लीज आप जाओ और 1 से स्टार्ट होने वाली पूरी स्ट्रिंग की सारी अकरेंसेस में से a की सारी अकरेंसेस हटा दो। इसका मतलब अब मैंने BCAX के लिए कॉल कर दिया है। अब BCAX के लिए भी आंसर तो पता नहीं, तो मैं कॉल करूंगा s 2, 5, CAX में से सारी a की अकरेंसेस हटा के एक नई स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। यहां से मैं कॉल करूंगा s ऑफ 3, 5 कि आप AX में से a की सारी अकरेंसेस हटा के रिटर्न कर दो। फाइनली मैं कॉल करूंगा s ऑफ 4, 5 कि यार आप x में से a की सारी अकरेंसेस हटा के रिमूव कर दो। इसके बाद एक कॉल और होगी, वो कि बेस केस की कॉल s ऑफ 5, 5 कि यार अब आपके पास कोई कैरेक्टर बचा ही नहीं है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग में से a की सारी अकरेंसेस रिमूव करके रिटर्न कर दो। तो यहां से क्या रिटर्न हो जाएगा, ये तो तुम्हारा बेस केस है। बेस केस क्या रिटर्न करता है, बेस केस एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आप एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दोगे। x के अंदर आप सारी अकरेंसेस a की हटाना चाहते थे, x के बाद वाली स्ट्रिंग का आंसर तो आ गया एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इस एम्प्टी स्ट्रिंग में आपको x अपेंड करना होगा, क्योंकि करंट कैरेक्टर है x, s ऑफ IDX क्या है x, और x a के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा x, और आप यहां से रिटर्न कर दोगे x रिटर्न कर दिया। हम कहां पे आ गए, f ऑफ s 3, 5। इसका मतलब हम यहाँ पे चाहते थे कि AX में से a की सारी अकरेंसेस रिमूव हो जाए। आप x के अंदर से a की सारी अकरेंसेस रिमूव करके ले ही आए हो। करंट कैरेक्टर IDX पे क्या है, IDX है 3, करंट कैरेक्टर है a, तो अब जो आपका बचा हुआ आंसर था उसमें कुछ भी अपेंड करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर करंट कैरेक्टर है तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग अपेंड कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस x इज एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसे रिटर्न कर देंगे, तो यहां से भी x रिटर्न हो जाएगा। तो देखो AX में से हमने a की सारी अकरेंसेस हटा दी। अब हम आ गए f ऑफ s 2, 5 पे वापस, दैट इज CAX में से a की सारी अकरेंसेस हटा दो। तो भाई इस फंक्शन कॉल की वजह से s 3, 5 की वजह से AX में से सारी अकरेंसेस ऑफ a हटा दी है, तभी x मिला है। इंडेक्स 2 पे कैरेक्टर क्या है, c है, c इज नॉट इक्वल टू a, तो आप c अपेंड कर दोगे रिमेनिंग आंसर के साथ, तो c प्लस एक्स विल बी CX, और आप यहाँ पे CX रिटर्न कर दोगे, राइट। तो अब आप आ गए f ऑफ s 1, 5, मतलब BCAX में से रिमूव करने हैं। आपको आंसर मिल गया है CAX का, CAX में से a की सारी अकरेंसेस रिमूव हो गई हैं, तभी CX मिला है। हम करंट कैरेक्टर पढ़ेंगे, करंट कैरेक्टर b है, अगर करंट कैरेक्टर b है तो b अपेंड कर देंगे CX में, ये बन जाएगा BCX, और BCX रिटर्न कर देंगे। फाइनली आ गए हम इंडेक्स 0 पे, कि यार ABCAX में से a की सारी अकरेंसेस रिमूव कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 जो कि BCAX है, उसमें से हमने a की सारी अकरेंसेस रिमूव कर दी हैं। तो अब करंट कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं 0th इंडेक्स पे। अब 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर क्या है, a है, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग अपेंड कर दोगे रिजल्ट के साथ। तो BCX के साथ आपने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न किया, तो आप क्या रिटर्न कर दोगे, BCX, और BCX ही हमारा आंसर है। तो भाई मैं ये एग्जैक्ट रेफरेंस अगर लिख दूं तो मेरा काम बन जाना चाहिए विद द कॉरेस्पॉन्डिंग बेस केस। तो चलो एक बार इसको इंप्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। रिमूव अकरेंसेस ऑफ ए।
तो चलो यार, अब हम लोग फाइनली अपना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। हमने रिकर्सिव जो रिलेशन था, हमारा रेकरेंस रिलेशन था, वो ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे हम लोग रेकरेंस रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अब हम लोग इसकी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखने के बाद हम लोग इसको ड्राई रन करने का भी ट्राई करेंगे कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, राइट। तो मैं फटाफट बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूँ, राइट। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0, ठीक है। बॉयलर प्लेट हमारा रेडी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे f, अगेन मतलब फंक्शन का नाम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, अभी के लिए हम लोग रिकर्जन समझना चाहते हैं, तो फंक्शन का नाम मैं बस सिंपली f रख दूंगा। फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग, नाम मैं रख रहा हूँ f। इस फंक्शन में मैं एक स्ट्रिंग बाय रेफरेंस पास कर दूंगा, राइट। जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है जिसमें से मुझे एक ही अकरेंसेस हटानी है, वो स्ट्रिंग में डायरेक्टली पास कर दूंगा। साथ ही साथ में एक इंडेक्स पास करूंगा कि यार कौन से करंट कैरेक्टर पे हम लोग अपनी कंप्यूटेशन करना चाहते हैं, अपना जजमेंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं एक वेरिएबल पास करूंगा n, राइट। ये वेरिएबल क्या डिनोट करेगा कि तुम्हारी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्टली अपना रेफरेंस यहां पे लिखना चाहूं, सो सबसे पहले बेस केस सेट कर लेते हैं। बेस केस क्या होगा कि इफ idx इज इक्वल्स टू n, इसका मतलब जिस करंट इंडेक्स पे हम लोग कंप्यूटेशन करना चाहते थे, वो इंडेक्स की वैल्यू n के बराबर हो गई है। तो देखो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग में, तो लास्ट वैलिड इंडेक्स स्ट्रिंग पे क्या होता है, n-1 होगा, लेंथ -1 होगा। तो अगर इंडेक्स लेंथ के बराबर हो गया है, इसका मतलब हमारी कंप्यूटेशन कंप्लीट हो गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से सीधा रिटर्न कर जाएंगे। तो मैं सिंगल लाइन में ही लिख देता हूं, रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग। यहां से तो हमें कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट। हम लोगों के पास सारी अकरेंसेस ऑलरेडी हट चुकी है, मतलब हमारा पूरा कंप्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है। मैं बस यहां से एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दूंगा। आफ्टर दैट मैं एक करंट स्ट्रिंग प्रिपेयर करता हूं, जो कि क्या होगी, एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अभी तो मैं यूज केस पता लगेगा। और करंट स्ट्रिंग में मैं ऐड कर दूंगा हमारा करंट कैरेक्टर s ऑफ idx, राइट। उसके बाद लेट्स रिटर्न s ऑफ idx। अगर हमारा करंट कैरेक्टर इस स्ट्रिंग s का जो करंट idx पे कैरेक्टर है वो a है, राइट, मतलब हमें इसी a की अकरेंस हटानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी करंट स्ट्रिंग में एम्प्टी कैरेक्टर अपेंड करके भेजेंगे, या फिर जो भी करंट कैरेक्टर था उसे अपेंड करके भेजेंगे। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमारा करंट कैरेक्टर a था, तो इसको तो हटा देना है, a को हटाना है, राइट। अगर a की जगह कुछ और कैरेक्टर होता, b होता, c होता, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर तो मैं आगे भेजना चाहता था, उसको रिमूव नहीं करना चाहता था। तो करंट इस स्ट्रिंग करंट वेरिएबल में मैंने अपना करंट कैरेक्टर स्टोर करके रखा हुआ है। तो मान लो वो करंट कैरेक्टर मान लेते हैं b था, तो s ऑफ idx पे क्या निकलेगा, b a के बराबर नहीं है। तो मैं जो ये करंट मैंने एक वन लेंथ की स्ट्रिंग बनाई है जिसमें मैंने ये b ऐड किया हुआ है, इस b को मैं इवेलुएट करके रिटर्न कर लूंगा। अगर वो a है तो a तो हमें नहीं चाहिए, a की अकरेंसेस हटानी है, तो मैं ये एम्प्टी स्ट्रिंग रखूंगा और इसको मैं कंकैटिनेट कर दूंगा कि यार हमने करंट कैरेक्टर पे जजमेंट ले लिया है कि करंट कैरेक्टर अगर a है तो रिमूव कर दो, नहीं है तो उसको रख लो। हम जाके अपनी बची हुई स्ट्रिंग पे ऑपरेशंस करके ले आएंगे एंड दिस शुड वर्क। तो इसको कॉल कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग बनाता हूं मैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू a b c a x, मान लो ऐसा कुछ रखते हैं, राइट। और n की वैल्यू रखते हैं 5 और कॉल आउट करते हैं सी आउट f ऑफ s कॉमा जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और n पास कर देते हैं, राइट। दिस शुड बी गुड। एंड यहाँ पे मैं क्विक कमेंट डाल देता हूँ, ये हमारा बेस केस हो गया, राइट। इफ वी विल ट्राई टू रन इट, तो देखो BCX प्रिंट हो रहा है, तो हमने A की सारी अकरेंसेस हटा दी है और लॉजिक सेम रखा है। जो हमने रिकर्जन में अपना रिकर्सिव रिलेशन देखा था, वहां पे सेम लॉजिक देखा था हमने, राइट। कि यार मुझे नहीं पता कि पूरी स्ट्रिंग में से मैं कैसे A को रिमूव कर सकता हूं। मैं करंट पहले कैरेक्टर पे IDX पे एक एक करके सारे कैरेक्टर्स पे जाऊंगा, करंट कैरेक्टर पे मैं जजमेंट ले लेता हूं। अगर करंट कैरेक्टर A के बराबर है तो भाई मैं उस कैरेक्टर को रिमूव कर दूंगा, मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग, उसकी जगह एक एम्प्टी स्ट्रिंग भर दूंगा। अगर वो कैरेक्टर A नहीं है तो मैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर करी है उसे अपेंड कर दूंगा एंड दैट शुड बी गुड। ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल कोडिंग इंप्लीमेंटेशन। अब इसको एक बार ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये चीजें इवैल्यूएट हो रही है। डू अ क्विक ड्राई रन ऑन दिस फंक्शन सो दैट वी आर एबल टू गेट द अंडरस्टैंडिंग हियर। दिस इज आवर फंक्शन इन फ्रंट ऑफ अस। Let's say the value of s is equals to BAC. So we'll prepare a call stack. Of course in C++ हमारा पहला जो फंक्शन क्या कॉल होगा वो क्या होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा, है ना। मेन फंक्शन में
हम लोग एफ ऑफ बी ए सी कॉमा 0,3 के लिए कॉल कर देंगे। चलो पहली फंक्शन कॉल पे आते हैं एफ। यहाँ पे स्ट्रिंग तो एज इट इज रहेगा, तो मैं स्ट्रिंग दोबारा नहीं लिख रहा। आई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है। एन भी हम लोग चेंज नहीं कर रहे, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। चलो क्या 0 3 के बराबर है? नहीं। तो आप एक करंट स्ट्रिंग बनाओगे, करंट इज इक्वल्स टू एम्प्टी, और फिर उस एम्प्टी स्ट्रिंग में आप क्या अपेंड कर दोगे, अपना करंट कैरेक्टर बी अपेंड कर दोगे। सो अब करंट स्ट्रिंग क्या हो गई है, बी हो गई है। ठीक है, एट लास्ट आप क्या कर रहे हो, अगर करंट कैरेक्टर ए है, क्या करंट कैरेक्टर ए है, क्या जीरोथ कैरेक्टर ए है? नहीं। सो अगर ए नहीं है तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, इस टर्नरी ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा, करंट स्ट्रिंग। सो करंट स्ट्रिंग क्या है, बी प्लस वट एवर इज द रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन कॉल। तो अब यहां पे हम फंक्शन कॉल के रिजल्ट का वेट करेंगे। सो इस फंक्शन कॉल के रिजल्ट का वेट करेंगे, और इस फंक्शन को हम लोग लाइन नंबर 9 पे छोड़ के जाएंगे। एक और फंक्शन कॉल करेंगे एफ, जहां पे आई डी एक्स क्या हो जाएगा। अब देखो जो फंक्शन कॉल हुई है वो आई डी एक्स प्लस 1 के लिए हुई है, यहाँ पे आई डी एक्स 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या 1 इक्वल्स टू 3 है? जी नहीं। तो आप एक करंट स्ट्रिंग बनाओगे एम्प्टी, और उसमें क्या अपेंड कर दोगे, करंट कैरेक्टर। करंट कैरेक्टर क्या है, ए है, तो एक ए की स्ट्रिंग आ जाएगी। फाइनली आप क्या कहोगे, क्या करंट कैरेक्टर ए है, क्या एस ऑफ 1 ए है? जी हाँ ए है। तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग रखो यहाँ, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा एम्प्टी स्ट्रिंग, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा एम्प्टी स्ट्रिंग, प्लस इस फंक्शन कॉल का जो भी रिजल्ट है वो हम अपेंड कर देंगे। फंक्शन कॉल का रिजल्ट तो लाना पड़ेगा, सो इसे भी हम लोग लाइन नंबर 9 पे छोड़ के जाएंगे। ठीक है, एक और फंक्शन कॉल कर दी हमने एफ, इस बार किसके लिए की है, आई डी एक्स प्लस 1। आई डी एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 विल बी, आई डी एक्स विल बी 2, and current string will be what, s of idx. what is s of idx? idx is 2, so s of idx is c. so इस स्ट्रिंग में हमारे पास c पड़ा होगा। तो अब 9th लाइन पे आएंगे, रिटर्न क्या रिटर्न करेंगे, इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। क्या करंट कैरेक्टर a के बराबर है, क्या s of 2 a के बराबर है? जी नहीं, s of a c के बराबर है। तो आप करंट स्ट्रिंग रिटर्न कर दो यहाँ पे, तो c प्लस जो भी इस फंक्शन कॉल का रिजल्ट है उसे हम लोग c में अपेंड करेंगे। तो फंक्शन कॉल का रिजल्ट तो लाना पड़ेगा, सो लाइन नंबर 9 पे इसको छोड़ के जाएंगे, दोबारा एफ ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 के लिए कॉल कर देंगे। अब क्या यहाँ पे आई डी एक्स 3 के बराबर है, एन की वैल्यू देखो 3 थी, सो 3 के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दें। सो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे पिछली फंक्शन कॉल पे, एंड दैट्स इट। सो अब हम लोग वापस आ गए इस वाली फंक्शन कॉल पे जहाँ पे आई डी एक्स की वैल्यू 2 थी, लाइन नंबर 9 पे छोड़ के गए थे और फंक्शन कॉल के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। फंक्शन कॉल ने रिजल्ट क्या रिटर्न किया, एम्प्टी स्ट्रिंग। सो सी प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग इज व्हाट, सी। तो आप यहां से सी रिटर्न कर दोगे, यहां से आप रिटर्न कर दोगे सी, एंड दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब इस वाली फंक्शन कॉल पे वापस आ गए जहां पे आईडीएक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी। यहां पे आपको फंक्शन कॉल पे वेट हो रहा था, लाइन नंबर 9 पे छोड़कर गए थे, फंक्शन कॉल का वेट हो रहा था, फंक्शन कॉल ने सी रिटर्न किया। सी में एम्प्टी स्ट्रिंग का अपेंड करोगे तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो यहां से भी आप सी रिटर्न करोगे, और ये फंक्शन कॉल भी हो गई। वापस आए हम लोग यहाँ पे, सी और बी को अपेंड करेंगे लास्ट लाइन पे, लाइन नंबर 9। इसमें बस अब इस फंक्शन कॉल ने सी रिटर्न किया, अब इसको अपेंड करना है, तो ये हो जाएगा बी सी, और यहाँ से हम लोग बी सी रिटर्न कर देंगे, एंड दैट्स इट। और देखो फाइनली जब इसमें से ए की सारी अकरेंसेस हट जाएंगी तो आंसर क्या होगा, बी सी, एंड दैट्स इट। सो सिंपल सिचुएशन है कि आप बची हुई स्ट्रिंग में से ए की सारी अकरेंसेस हटा के ले आओ। मेरे करंट कैरेक्टर में अगर ए है तो मैं कुछ भी अपेंड नहीं करूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग अपेंड करूंगा, और अगर ए नहीं है तो जो भी कैरेक्टर है उसको अपेंड कर दूंगा, दैट्स इट। सो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हमने करी उस सब में सेम फंडा लगा रहे हैं कि यार अभी तक के लिए जो काम ऑलरेडी मिल सकता है हमें, जो सोल्यूशन ऑलरेडी मिल सकता है वो कंप्यूट करके ले आते हैं और कुछ सेल्फ वर्क करते हैं। तो अगेन बेस केस, अजम्पशन, सेल्फ वर्क, इन 3 चीजों के बेसिस पे हमने अभी तक की सारी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। सो गाइस अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है, ये एरेज और स्ट्रिंग से बहुत ही डायरेक्टली रिलेट नहीं हो रही है, बट रिकर्जन की एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पैलिंड्रोम का कंसेप्ट तो डेफिनेटली हमें पता होगा कि पैलिंड्रोम एक ऐसा सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो अगर आप फॉरवर्ड रीड करें या बैकवर्ड रीड करें तो सेम बनता है। फॉर एग्जाम्पल NITIN, इसे आप लेफ्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ्ट रीड करो, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम वर्ड निकल के आता है। ये प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट है, तो प्रॉब्लम समझने की पहले कोशिश करते हैं कि यार यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर is a palindrome or not.
अब यहाँ पे आपको नंबर की थ्योरी है कि यार नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। अब नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं ये कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो एक सिंपल सॉल्यूशन तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ सकता है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं निकालना है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट कैन बी टेक्निकली अ वैलिड सॉल्यूशन टू गो फॉर। आप कर सकते हो ऐसा, ठीक है, कि आप नंबर को जैसे 23 232 है, आप इसको स्ट्रिंग के 232 में कन्वर्ट कर लो एंड देन रिकर्सिवली ट्राई टू फिगर आउट कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। वो एक डिफरेंट क्वेश्चन ही बन जाएगा, राइट, जो कि आप लोग एक बार ट्राई भी कर सकते हो, बट वो वैलिड सॉल्यूशन रहेगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है उस सॉल्यूशन में। लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि बिना स्ट्रिंग में कन्वर्जन किए कैसे हम लोग पैलिंड्रोम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा अच्छा प्रोग्रामिंग लॉजिक लगने वाला है। सो मान लो हमारे पास एक नंबर है 12621, ये नंबर हमारा पैलिंड्रोम है। 1441 ये नंबर भी पैलिंड्रोम है, राइट। सो इवन ऑड कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो, दोनों तरह की सिचुएशंस हमारे पास पैलिंड्रोम हो सकती हैं। अब हमें रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर नॉर्मल मैं आइटरेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो नॉर्मल आइटरेशन में अगर मैं इसको स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर लेता मान लो, तो ये 12621 हो जाता। एक पॉइंटर आई यहां रखता, एक पॉइंटर जे यहां रखता, स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग पे रखता, एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग पे रखता, और दोनों पॉइंटर्स को मूव करता रहता। जब तक कैरेक्टर सेम मिलते रहते मैं मूव करता रहता। जब तक आई और जे सरपास नहीं हो जाते तब तक हम लोग ये चेक करते। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें ये पता लगता है कि कैरेक्टर सेम नहीं है तो हम लोग वहां पे कह देते कि यार पैलिंड्रोम नहीं है, और इसके लिए भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता। स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो क्या कह सकते हैं? यार देखो, अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है और इन नंबर का ही यूज करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें दिमाग में रखनी होगी कि ना सिर्फ दो डिफरेंट एंड से अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बनते हैं। ये प्रॉपर्टी तो है पैलिंड्रोम की, बट ये प्रॉपर्टी भी है कि अगर उसको लेफ्ट टू राइट रीड किया जाए या और एक राइट टू लेफ्ट रीड किया जाए तो दोनों में सेम वैल्यू बननी चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टी भी है। ओके, सो मैं कहता हूं रिकर्जन वगैरह छोड़ते हैं। मान लो हमारे पास ये नंबर है num इज इक्वल्स टू 12621 और एक और नंबर है लेट्स से टेम्प। टेम्प में भी मैंने सेम नंबर स्टोर कर दिया है 12621। मैं क्या ट्राई करने वाला हूं, मैं नम को लेफ्ट टू राइट पढ़ने का ट्राई करने वाला हूं और टेम्प को राइट टू लेफ्ट, या वाइस वर्सा कि भाई नम को मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूंगा, टेम्प को लेफ्ट टू राइट पढ़ूंगा। दोनों में कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फिर? तो मैं कहूंगा कि यार मैं नम को पढ़ना शुरू करता हूं। मान लो मैं नम के इस कैरेक्टर पे हूं तो नम का ये कैरेक्टर पढ़ूंगा और टेम्प का लास्ट कैरेक्टर पढ़ूंगा, दोनों सेम है। फिर नम का नेक्स्ट कैरेक्टर टेम्प का सेकंड लास्ट कैरेक्टर सेम है। नम का नेक्स्ट कैरेक्टर टेम्प का एक और प्रीवियस कैरेक्टर, नम का नेक्स्ट कैरेक्टर इसका एक और प्रीवियस कैरेक्टर, नम का एक और कैरेक्टर इसका एक और प्रीवियस कैरेक्टर। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि एक नंबर को लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाए, एक नंबर को राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाए। अब तुम कहोगे कि अगर मैं नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लूं तब तो ये करना बहुत आसान है। अब नंबर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। अगर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं। अब साथ साथ यहाँ पे रिकर्जन का भी कंसेप्ट चलने वाला है। अगर आप किसी भी तरह रिकर्जन की कॉल स्टैक में मान लो आपने 12621 पास किया था, ये नम पास किया था, आप अगले फंक्शन कॉल में नम बाय 10 पास कर दो। नम बाय 10 क्या होगा? 12621 बाय 10 1262 हो जाएगा। फिर अगली कॉल में दोबारा नम बाय 10 126 हो जाएगा। फिर अगली कॉल में दोबारा नम बाय 10 12 हो जाएगा। अगली कॉल में दोबारा नम बाय 10 1 हो जाएगा। कैन आई से दैट? इस रिकर्सिव कॉल से फायदा क्या है यार? देखो यहां पे अगर हमें 1 फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 1 इस तरीके से चीजों को पढ़ना पड़ता तो बहुत मेहनत लगती, क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे 1000 का डिवीजन देना पड़ता, फिर 100 का डिवीजन, ऐसे कर करके चीजों को पढ़ना पड़ता, राइट। अगर मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ रहा हूं तो बहुत आसान है। हर बारी 10 का डिवीजन दो, एक कैरेक्टर हट जाता है। राइट टू लेफ्ट पढ़ना बहुत आसान है। लेफ्ट टू राइट पढ़ने में थोड़ी फाइट है। उस फाइट को मैं कैसे हटाने वाला हूं? मैं कहूंगा कि यार मैं हर बारी 12621 बाय 10 फंक्शन में पास करता जाऊंगा और रिकर्जन की डेप्थ में जाता जाऊंगा, कॉल स्टैक की हाइट पे जाता जाऊंगा। इसको मैं बेस केस मानूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास 1 का एक्सेस है, तो जब मैं वापस आऊंगा कॉल स्टैक से, अभी तो मैं बस मूव कर रहा था, वापस आते टाइम मेरे पास जो भी नंबर्स हैं उसके बस लास्ट डिजिट को मैं पढ़ूंगा। लास्ट डिजिट को पढ़ना आसान है। लास्ट डिजिट आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? नम मॉड 10 करके। तो अगर मैं यहां से एल्गोरिथम स्टार्ट करूं, अब एल्गोरिथम एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है जब आप कॉल स्टैक की हाइट पे पहुंच गए हो, तब एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। 1 का लास्ट डिजिट क्या है? 1। तो ये किस 1 को रेफर कर रहा है? एक्चुअली इस 1 को रेफर कर रहा है, राइट। ये इस 1 को रेफर कर रहा है। इसको मैं कंपेयर करूंगा टेम्प मॉड 10 से, जो कि क्या है? 1। दोनों बराबर है तो हम लोग सही है, वापस आ जाएंगे। फिर अब 12 के लास्ट डिजिट 2, 12 मॉड 10 इज 2, जो कि किसको पॉइंट कर रहा है? इस 2 को पॉइंट कर रहा है। इसको मैं अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि टेम्प का मैंने ये कैरेक्टर हटा दिया, मैं यहाँ आ गया हूँ, राइट। सो मैं इसको टेम्प के लास्ट डिजिट मतलब टेम्प मॉड 10 से कंपेयर करूंगा तो ये 2 आ जाएगा,
ये भी सही है, वापस आ जाएंगे। 126 mod 10 मतलब अब इस 6 को मैं टेम्प के 6 से कंपेयर करूंगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो देखते हैं और कंक्रीट करते हैं अपना थॉट। तो मैंने एक वेरिएबल रखा है num 12621, एक वेरिएबल रखा है टेम्प 12621। मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे मैं num भी पास करूंगा और टेम्प भी पास करूंगा, दोनों वैल्यूज को पास करूंगा, ठीक है। चलो तो 12621 12621 और खाली हर बारी ना num by 10 के लिए कॉल करेंगे। 1262 12621 126 12621 12 12621 1 12621। तुम सोचोगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार अब एक बारी मैं स्टैक की हाइट पे पहुंच गया। अब मैं अगर इस वाले फ्रेम को पहले पढ़ूं, फिर इस फ्रेम को पढ़ूं, फिर इस फ्रेम को पढ़ूं, फिर इस फ्रेम को पढ़ूं, तो मैं हर बारी यहां देखो 1 ये 1, फिर 2 ये वाला 2, फिर 6 ये वाला 6, तो मैं नम को एक्चुअली लेफ्ट टू राइट पढ़ रहा हूं और टेम्प का एक्सेस तो मेरे पास है ही। टेम्प को मैं राइट टू लेफ्ट तो पढ़ ही सकता हूं, क्योंकि हर बारी मैं टेम्प मॉड 10 करूंगा तो राइट मोस्ट डिजिट आ जाएगा। तो अब तुम्हें लगेगा कि अच्छा ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग टू गो फॉर, बट क्या इसमें कुछ मिसिंग नहीं है? क्या इसमें कुछ मिसिंग नहीं है? मिसिंग है यार। मैं इस 1 को इस 12621 के इस वाले 1 से कंपेयर कर सकता हूं। कैसे? मैं यहाँ पे टेम्प मॉड 10 निकाल लूंगा और नम मॉड 10 निकाल लूंगा। देखो दोनों बराबर है, नम मॉड 10 इज 1, टेम्प मॉड 10 इज 1, ये 1 और ये 1 बराबर है, सही लग रहा है। यहां से हम वापस आ जाएंगे, इस वाली कॉल से हम लोग वापस आ जाएंगे सेकंड लास्ट कॉल पे। अब यहाँ पे मैंने नम मॉड 10 करा, ये 2 आ गया, बट यहाँ पे अगर मैं टेम्प मॉड 10 करूंगा तो ये दोबारा 1 आ जाएगा, जबकि मुझे इस वाले 2 को इस वाले 2 से कंपेयर करना था। अब ये चीज कैसे हैंडल करेंगे? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्प को बाय रेफरेंस पास कर सकते हैं। बाय रेफरेंस का मतलब कि यार अगर हम लोग यहाँ पे टेम्प में कोई चेंज कर देंगे ना, तो हर जगह वो टेम्प में चेंज हो जाएगा, हर जगह चेंज हो जाएगा। सो टेक्निकली, और ये चीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्प का पॉइंटर पास कर सकते हैं। तो हर बारी हम लोग टेम्प का, एक्चुअली टेम्प का कॉपी पास नहीं करेंगे, टेम्प का एक रेफरेंस पॉइंटर पास कर देंगे। टेम्प यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ये सारे टेम्प एक्चुअली इसी को पॉइंट करते हैं। अब चलो आते हैं, एक बारी मैं 1 पे आ गया, मैंने करा नम मॉड 10, ये आ गया 1, मैंने करा टेम्प मॉड 10, ये आ गया 1, 1 और 1 बराबर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प बाय 10 कर देंगे यूजिंग द पॉइंटर। अब टेक्निकली मैंने यहां से 1 रिमूव कर दिया और हम लोग यहां से इस फंक्शन कॉल पे वापस आ गए। जब आप इस फंक्शन कॉल पे आए, आपने करा नम मॉड 10, ये आ गया 2। अब आप करोगे टेम्प मॉड 10, तो 1262 मॉड 10 क्या होगा, 2 होगा। सो ये 2 और ये 2 बराबर है, तो ये कॉल भी सक्सेसफुल हो गई है। और इसके बाद हम लोग दोबारा बाय 10 कर देंगे टेम्प को, तो ये 126 हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नम में पहले ये 1 पढ़ा, फिर ये 2 पढ़ा, फिर इसके बाद 6 पढ़ा, तो नम को लेफ्ट टू राइट पढ़ते हुए जा रहे हैं और टेम्प को राइट टू लेफ्ट पढ़ते हुए जा रहे हैं, एक एक करके एलिमिनेट करते हुए कैरेक्टर्स को आ रहे हैं। अब तुम कहोगे कि अच्छा ये सारी थ्योरी क्यों बताई, अभी तक तो हम लोग रिकर्जन जब भी पढ़ रहे होते थे तो हम लोग कुछ एफ फंक्शन एफ लिखते थे, फिर उससे अजम्पशन लेते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन हो जहां पे आपको एक नंबर लेफ्ट टू राइट पढ़ना है, एक नंबर राइट टू लेफ्ट पढ़ना है, तो कैसे एक फिजिबल वे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आपके पास बहुत सारी जगह आ सकती है जब आपको कोई ऐसी चीज हो जो बहुत ही उसके एंड तक जाके, मतलब इस 1 से लेकर हम लोग इस 1 के एंड पे आए और फिर यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब रिकर्जन में हम लोग वापस जा रहे हैं, जब कॉल स्टैक उतर रही है, तब हमें एक्चुअली एलिमेंट्स का एक्सेस मिल रहा है। ये वाली थ्योरी बताने के लिए मैंने बात करी है, ठीक है। तो जस्ट टू रिपीट, हम लोग टेम्प को बाय रेफरेंस पास करेंगे, या मैं कहूं उसका पॉइंटर पास कर देंगे। पॉइंटर पास करेंगे तो एक्चुअल टेम्प पे हमेशा हमारा एक्सेस रहेगा, क्योंकि अगर हमने कॉपी पास करी टेम्प की, तो किसी भी स्टैक फ्रेम में अगर मैं टेम्प में कोई चेंज करता हूं, वो पुराने स्टैक फ्रेम्स में रेप्लिकेट नहीं करेगा, क्योंकि मैं कॉपीज में चेंज कर रहा हूं। नम की कॉपी बनाते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेंज्ड कॉपी ही बनाते हुए आ रहे हैं, बट टेम्प की चेंज्ड कॉपी भी बनाते हुए हम लोग नहीं आ रहे। अब ये सारी थ्योरी मान लो अगर हमें पता है, तो अब दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर गिवन है और हमें फिगर आउट करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो मैं दोबारा एक फंक्शन एफ लिख सकता हूं। अब इस फंक्शन एफ में मैं 2 पैरामीटर पास करूंगा, एक नम और एक टेम्प का पॉइंटर। ये फंक्शन क्या करेगा, चेक्स इफ num is palindrome or not by reading num from left to right and temp from right to left। ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे लिखना है हमें तो पता नहीं, हमें नहीं पता ये फंक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई आप जाओ और ये बताओ कि n/10 temp, n/10 temp, यहाँ पे टेम्प का पॉइंटर है एक्चुअली, ठीक है।
क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है? तो जैसे मान लो 12621, ये वैल्यू थी n की और यही वैल्यू नम की, ये नम है एक्चुअली, और टेम्प की भी वही वैल्यू है 12621। मैं कहता हूं अच्छा मुझे नहीं पता कि 12621 पैलिंड्रोम है नहीं, इसका मतलब मेरे को ये नहीं पता कि 12621 को लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे और इसको राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे तो क्या सेम आएगा। तो मैं कहता हूं कि प्लीज आप जाओ और मुझे ये बता दो कि क्या 1262 इतना पार्ट लेफ्ट टू राइट से अगर मैं पढ़ता हूं तो क्या ये इसके राइट टू लेफ्ट के बराबर है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पैलिंड्रोम चेक कैसे कर रहे हैं कि नम को लेफ्ट टू राइट पढ़े, टेम्प को राइट टू लेफ्ट पढ़े तो सेम है। तो क्या भाई इसको अगर लेफ्ट टू राइट सेकंड लास्ट डिजिट तक पढ़ा और इसको राइट टू लेफ्ट सेकंड डिजिट तक पढ़ा तो क्या सेम आ रहा है? अगर ये पार्ट सेम आ रहा है एंड मैं क्या चेक करूंगा, नम मॉड 10 मतलब नम का लास्ट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। टेम्प का लास्ट कैरेक्टर, तुम कहोगे टेम्प का लास्ट कैरेक्टर कैसे है? तो हम लोग क्या कहेंगे कि यार इन फंक्शन कॉल्स में, इस फंक्शन कॉल में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहां से कैसे गए 12621 पे गए, 1262 पे गए, 126 पे गए, 12 पे गए, 1 पे गए। मैंने 1 को टेम्प के साथ कंपेयर किया, सही रहा, और अब हमें पता लग गया अच्छा ये कंडीशन पूरी है। इसके बाद हम लोग एक इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूट करेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार टेम्प बाय 10, राइट। टेम्प का एक कैरेक्टर रिड्यूस भी कर देंगे। तो देखो अगर मैं सिर्फ इस 1 को और इस 1 को कंपेयर कर रहा था तो ये 1 और ये 1 बराबर है और फिर मैंने टेम्प को रिड्यूस कर दिया है। सो इस तरीके से हम लोग अपनी फंक्शन कॉल लिखेंगे। तो चलो एक बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा ना कोर लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन ये देखना कि क्या चीज अज्यूम होकर आ रही है। देखो टेक्निकली हम लोग ये क्या कहेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये फंक्शन सही चलेगा, राइट, ऐसी चीज कर सकते हैं। और उसके बाद बेस केस क्या होगा, अगर एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट हमेशा पैलिंड्रोम होता है। तो चलो देखते हैं, इज नंबर पैलिंड्रोम। फटाफट से बॉयलर प्लेट रेडी करते हैं और डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, बट पहले हल्का कोड लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं कहता हूं बूल एफ इंट नम, ठीक है, एक नम पास करेंगे और एक क्या पास करेंगे, एक पॉइंटर पास करेंगे फॉर टेम्प। सबसे पहले बेस केस, बेस केस क्या होगा यार, if num is greater than or equal to 0 and num is less than or equal to 9, मतलब सिंगल डिजिट नंबर है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नम को कंपेयर करेंगे किससे, स्टार टेम्प मॉड 10, टेम्प के लास्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे और अगर दोनों डिजिट बराबर है तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अदरवाइज हम क्या करेंगे, लेट्स से बूल रिजल्ट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ n बाय 10 कॉमा टेम्प। कि यार आप रिमेनिंग लास्ट डिजिट को छोड़ के जो भी रिमेनिंग डिजिट है उनके बारे में आप मुझे बताओ कि क्या उनको लेफ्ट टू राइट रीड कर रहे हैं और टेम्प को राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हैं तो सब सेम आ रहा है। दिस एंड num mod 10 should be double equals to star temp mod 10। कि यार अब num का जो लास्ट डिजिट है उसमें टेम्प के लास्ट डिजिट से कंपेयर करूंगा। अब तुम सोचोगे कि भाई टेम्प के तो फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना चाहिए, तो टेम्प में डिजिट बचेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि टेम्प को हम लोग हमेशा रिड्यूस करते हुए ला रहे होंगे, तो टेम्प में हमारे पास ज्यादा डिजिट्स बचेंगे ही नहीं, तो वो वाला फायदा हो जाएगा हमें। कैन आई से दैट? ठीक है, ओके। एंड एवरी टाइम व्हाट वी विल डू, वी विल से स्टार टेम्प डिवाइड इक्वल्स टू 10। हर बारी 10 को रिड्यूस करते हुए भी आ रहे हैं और जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आया तो उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। सो रिटर्न रिजल्ट। अब अगर मान लो रिमेनिंग कैरेक्टर्स ने ही फॉल्स दिया होगा तो ये कंडीशन कभी चेक ही नहीं होगी, ये सीधा ही रिजल्ट को फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई करते हैं, सी आउट एफ ऑफ 1 2, एक नंबर बनाते हैं इंट नम 12621 और एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं इंट अनदर नंबर इज इक्वल्स टू नम एंड एक पॉइंटर बना लेते हैं इंट स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू एंड ऑफ अनदर नम। ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं। विल कॉल फॉर एफ ऑफ नम कॉमा टेम्प। हम लोग अनदर नंबर का एड्रेस इस टेम्प वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। अनदर में एक्चुअली 12621 के कॉपी वेरिएबल बना लिया। लेट्स सी इफ यू ट्राई टू रन इट, इट गिव्स यू 0। ओके, लेट्स सी व्हाई इट इज गिविंग 0। चलो फिगर आउट करते हैं।
तो एक बार यहाँ पे डीबग पॉइंटर लगा लेते हैं, ठीक है। चलो एफ फंक्शन के अंदर चलते हैं। अगर तुम देखोगे स्टार टेम्प की वैल्यू क्या है तो इसको एक्सपैंड करके तुम देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी तो नंबर इस बेस केस को हिट नहीं करेगा, हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देंगे। 1262 के लिए गए हैं, 126 के लिए गए हैं, अभी देखो टेम्प में कोई चेंज नहीं आया है, 12 के लिए गए हैं और अब 1 के लिए गए हैं। 1 पे देखो बेस केस हिट हो जाएगा, बेस केस हिट हो गया क्योंकि 1 क्या है, 0 से बड़ा है, 9 से छोटा है। तो हम चेक करेंगे क्या नम की वैल्यू बराबर है स्टार टेम्प मॉड 10। सो 12621 मॉड 10 क्या है, 12621 मॉड 10 होगा 1, तो ये बराबर है। सो विल रिटर्न अ ट्रू। यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अब हम क्या कंपेयर करेंगे, नम मॉड 10, नम मॉड 10 को हम लोग कंपेयर करें स्टार टेम्प मॉड 10 से, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज हमने मिस करी है, क्या मिस करी है, दिख गई मुझे गलती। हम लोग को हर बारी टेम्प को रिड्यूस करना है, राइट, सही बात है, हर बारी टेम्प को रिड्यूस करना है। तो जब आपने 12621 को बेस केस तक हिट किया तो आप नम में 1 है, टेम्प के लास्ट डिजिट से कंपेयर कर रहे हो, तो ये दोनों 1 कंपेयर हो गए। जब आप यहां पे वापस आओगे आपके पास टेक्निकली यहां 12 होगा, बट टेम्प में अभी भी क्या है, टेम्प में अभी भी 1 पड़ा है। तो इस 1 को कहीं ना कहीं हमें हटाना है, कभी ना कभी हमें हटाना होगा इस 1 को, तभी हमारी बात बनेगी। क्योंकि अब इस 2 को मुझे एक्चुअली इस 2 से कंपेयर करना है। ये 2 कौन सा 2 है, ये इसके लेफ्ट साइड वाला 2 है, इसको इस 2 से कंपेयर करना है। तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप एक्चुअली कॉल करने से पहले टेम्प को रिड्यूस कर लो, या फिर यहां पे हम लोग कर लेते हैं। सो लेट्स से इन लास्ट डिजिट ऑफ टेम्प इज इक्वल्स टू स्टार टेम्प mod 10 and then we can do star temp divide equals to 10। और यहाँ पे इस लास्ट डिजिट, अब देखो हमने रिड्यूस कर दिया टेम्प को ऑलरेडी, तो जब वापस आएंगे तो 1262 रखा होगा और हम इसको 1 से कंपेयर कर लेंगे, ये सही लग रहा है। अब चलो दोबारा डिबगिंग करते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर चलते हैं, फंक्शन कॉल। अब देखो नम की वैल्यू 1 है, बेस केस हिट हो जाएगा, टेम्प के अंदर क्या पड़ा है 12621। चलो देखते हैं, लास्ट डिजिट निकालेंगे टेम्प का, लास्ट डिजिट ऑफ टेम्प आ गया 1, यू सी लास्ट डिजिट ऑफ टेम्प आ गया 1। और टेम्प को अब मैं रिड्यूस करना चाहता हूं, टेम्प का मैं क्योंकि मैंने लास्ट डिजिट स्टोर कर लिया तो लास्ट डिजिट को रिमूव कर देते हैं। तुम देख रहे हो टेम्प का लास्ट डिजिट रिमूव हो गया, 1262 हो गया, क्योंकि अब रेफरेंस से पास किया था तो कॉपीज क्रिएट नहीं हो रही है। और नम को मैं कंपेयर करूंगा लास्ट डिजिट ऑफ टेम्प से जो कि 1 के बराबर है, एंड दैट्स इट। रिटर्न कर दिया हमने, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। वापस आ गए तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न हुआ, इस एफ की कॉल में हमें ऊपर से ट्रू रिटर्न हुआ है। नम मॉड 10, नम मॉड 10 क्या है, 12 mod 10 विल बी 2 और टेम्प mod 10 क्या होगा 2, ये दोनों बराबर है, तो रिजल्ट में क्या भरा होगा, ट्रू आ गया। टेम्प को रिड्यूस कर देंगे तो 1262 से 126 कर देंगे, क्योंकि अगली कॉल में मुझे 126 चाहिए। तो देखो टेम्प रिड्यूस हो गया और मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो ऊपर से हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ था। नम mod 10, नम mod 10 इज 6, टेम्प mod 10 इज अगेन 6, बराबर है, ट्रू हो गया। टेम्प को रिड्यूस कर देंगे एंड विल गो ऑन। तुम अगर इसको देखते जाओ, प्रिंट कर देंगे, डीबग कंसोल में देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है मतलब ट्रू आ रहा है, ठीक है। कुछ और टेस्ट केसेस लेते हैं, लेट्स से 1441, देखते हैं 1441 के लिए क्या आता है आउटपुट। 1 आ रहा है मतलब ट्रू आ रहा है। लेट्स से 131 के लिए देखते हैं, सही आ रहा है। लेट्स से नॉन पैलिंड्रोमिक नंबर के लिए देखते हैं, 1231, नॉन पैलिंड्रोमिक नंबर के लिए देखते हैं, 0 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, सही लग रहा है। नॉर्मल सिंगल डिजिट नंबर के लिए देखते हैं, सही आ रहा है। 2 डिजिट नंबर के लिए देखते हैं जो कि नॉन पैलिंड्रोमिक हो, सही आ रहा है। तो देखो कोड सही चल रहा है। और अगर इस कोड को समझाने की तुम्हें दोबारा कोशिश करूं तो देखो सिचुएशन क्या थी हमारे पास, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा हम ड्राई रन कर पाए। अब यहाँ पे तुम ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हें बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अच्छा एक बेस केस होगा, एक रिकर्सिव असम्पशन, तुम्हें पता है ये चीज होने वाली है, राइट। तो तुम देखोगे तो ये हमारा बेस केस है, ये हमारी रिकर्सिव असम्पशन है, ये कंपैरिजन एज वेल एज टेम्प का रिडक्शन हमारा सेल्फ वर्क है। तो देखो सिचुएशन क्या थी, या तो भाई मैं नम को लेफ्ट और राइट दोनों से पढ़ना शुरू करूं। अब नम क्या है, नंबर है, तो अगर मैं एक लेफ्ट और एक राइट पॉइंटर रखता भी हूं तो नंबर के पास इंडेक्सेस नहीं होते, तो नंबर को तो नॉर्मली डिजिट बाय डिजिट ही रीड करना पड़ेगा। डिजिट बाय डिजिट रीड करना मुश्किल हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, मैं भाई नम का एक कॉपी बना लेता हूं और दोनों कॉपीज को पास करते हैं। अगर मैं कॉपीज बाय कॉपीज पास करता हूँ, लेट्स से 1441 1441, और हर बारी जब मैं पास करूंगा ना तो मैं नम बाय 10 पास कर दूंगा, ठीक है। 144 1441
141441 1 1441। अब तुम कहोगे नंबर 10 पास करके क्या हुआ? तो पास करके ये हुआ कि मैंने कहा कि भाई आप जाओ और चेक करो इस चीज के लिए, मतलब जैसे 1441 है, मुझे पता करना है कि ये फंक्शन एक्चुअली पता है रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मैंने नम को लेफ्ट टू राइट रीड किया और टेम्प को राइट टू लेफ्ट रीड किया तो सब सेम आया नहीं आया। तो मैं कहता हूं कि यार आप एक काम करो, इसके लास्ट डिजिट को छोड़ो और 144 के लिए बताओ मुझे कि अगर आपने 144 को लेफ्ट टू राइट रीड किया और टेम्प के लास्ट 3 डिजिट को राइट टू लेफ्ट रीड किया तो क्या ये सेम आया? टेम्प में क्या 141, तो इसके लास्ट 3 डिजिट्स को रीड किया तो क्या सेम आया? अगर ये सेम आया और मेरा लास्ट डिजिट और टेम्प का फर्स्ट डिजिट सेम है तो ये पैलिंड्रोम है ना? कि भाई अगर आपको ये पता है कि इस 144 को लेफ्ट टू राइट रीड करने पे और इस 441 को राइट टू लेफ्ट रीड करने पे सब सेम आ रहा है, जो कि तुम देख पा रहे हो, तो मेरा अपना काम क्या होगा? मैं नम के लास्ट डिजिट और टेम्प के फर्स्ट डिजिट को कंपेयर कर लूंगा बस। ठीक है, ओके। तो मैं कहता हूं आप जाके इसको कंपेयर करके लाओ, इसको कंपेयर करके लाओ, इसको कंपेयर करके लाओ। ओके, तो ये बेस केस पे आ गए, इससे ज्यादा रिडक्शन करने का कोई पॉइंट नहीं है। इस 1 को मैं इस 1441 के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे नम है, नम मॉड 10 करूंगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे टेम्प है, टेम्प मॉड 10 करूंगा 1 आ जाएगा। 1 और 1 बराबर है, तो एटलीस्ट इस कैरेक्टर के लिए उस कैरेक्टर के लिए तो आंसर आ गया ट्रू। यहां से आ गया हमारे पास ट्रू। अब जब मैं 1-4 पे आया तो 1-4 के लिए अगर तुम देखो, इस 1-4 के लिए देखो तो टेक्निकली इस 1-4 में इस 1 का आंसर तो ऑलरेडी आ ही रखा है ना, ये तो आ ही रखा है। जब मैं इस 1-4 पे नम मॉड 10 करूंगा कि भाई इसकी लास्ट डिजिट को इसकी सेकंड लास्ट डिजिट से कंपेयर करना है, पर अब सेकंड लास्ट डिजिट को एक्सेस कैसे करेंगे? यहाँ पे तो 1441 है। क्यों? क्योंकि मैंने कॉपी पास करी थी, टेम्प की कॉपी पास करी थी, तो पुराने स्टेट्स चेंज नहीं हुए हैं। कॉपी की जगह मैं पॉइंटर पास कर दूं 1441 और हर बारी एक बारी जब कंपैरिजन हो जाए, देखो जब यहाँ पे कंपैरिजन हो गया था कि ये 1 मतलब ये 1, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करा मैंने? नम मॉड 10 करके, क्योंकि अब नम में पढ़ा ही एक डिजिट है। जब एक ही डिजिट पढ़ा है तो वो पहला ही डिजिट था इनिशियल नम का, तो इस नम को मैं कंपेयर करूंगा टेम्प के लास्ट डिजिट से, टेम्प मॉड 10 करके, ये बराबर आ गया। और मैं उसके बाद इससे पहले कि मैं रिटर्न करूं, मैं क्या कर दूंगा? टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10 कर दूंगा कि यार मैं इस वाले कैरेक्टर को रिमूव ही कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा? जब हम लोग इस वाली कॉल पे आएंगे, इस 14 के लास्ट डिजिट को एक्सेस करेंगे और टेम्प के लास्ट डिजिट को एक्सेस करेंगे, ये दोनों 4 है, और टेक्निकली मैं इस 4 को टेम्प के इस 4 से, देखो 144 के लास्ट 4 से और 14 के फर्स्ट 4 से कंपेयर कर रहा हूं, तो सही लग रहा है। यही चीज हमने करी है यार। हमने क्या मान लिया कि आप हमें बताओ कि नम के लास्ट डिजिट को छोड़कर अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट सब कुछ रीड करते हैं तो क्या वो टेम्प के राइट टू लेफ्ट के बराबर है? अगर वो बराबर है तो मैं नम के लास्ट डिजिट को टेम्प के फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करूंगा। अब ये यहाँ पे टेम्प का फर्स्ट डिजिट कैसे होगा? क्योंकि मैंने टेम्प के बाकी सारे डिजिट ना हटा ही दिए होंगे, तो टेम्प का फर्स्ट ही डिजिट बचा होगा। ठीक है, और हटाने के लिए हम लोग एक स्टेप और करेंगे, हर बारी बाय 10 कर देंगे। बेस केस क्या होगा? अगर सिंगल डिजिट है तो नम के तो पहली डिजिट पे हो, नम के पहले डिजिट को टेम्प के लास्ट डिजिट से कंपेयर करो। वापस आने वाली कॉल में हमेशा टेम्प को रिड्यूस करना ही है, यहाँ पे टेम्प को रिड्यूस कर दो एंड दैट्स इट, राइट। सो ये हमारे पास आज के लिए इस वाले लेक्चर की सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम थी, जिसमें रादर देन हम लोग ये सोचें कि बेस केस सेल्फ वर्क अजम्पशन मतलब बहुत ही सिंपल, उस टर्म को सोचने से बेटर है कि हम लोग लॉजिक के ऊपर ज्यादा फोकस करें। और करा देखो हम लोगों ने सेम है। अगर मैं रेफरेंस देखूं तो सेम ही रेफरेंस लिखी थी मैंने यहाँ पे। अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं और इस रेफरेंस के बाद देखो इस स्टेप पे लिखा टेम्प को डिवाइड कर देंगे एंड दैट्स इट। तो अभी भी वो लॉजिक सेम है कि हम लोग रेफरेंस फिगर आउट करें। लॉजिक रेफरेंस फिगर आउट करने का मतलब कि भाई आपने लॉजिक फिगर आउट कर लिया है। कोड करना बहुत आसान है कि एक बेस केस को बस अलग से लाके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अपनी रेफरेंस यहाँ पे लिख देंगे, दैट्स इट। ठीक है, इस रेफरेंस को डायरेक्टली रिटर्न क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे टेम्प को एक बार डिवीजन का स्टेप भी देना था, तो मैंने रेफरेंस के रिजल्ट को एक रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर किया, टेम्प को फिर रिड्यूस करके फिर रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। बहुत सारे तरीके, तुम टेम्प के लास्ट डिजिट को पहले ही स्टोर कर लो और उसको टेम्प को रिड्यूस करके फिर एक ही बार इसको रिटर्न कर दो। बहुत सारी मतलब तुम शफलिंग कर सकते हो इफ यू आर इंप्लीमेंटिंग द करेक्ट लॉजिक, तो शफलिंग अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो आई होप आज के इस लेक्चर में आपको रिकर्जन ऑन एरेज, स्ट्रिंग्स और खासकर ये लास्ट प्रॉब्लम जिसमें नंबर थी और मैंने खुद से इसका रिस्ट्रिक्शन दिया कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम आपको क्लियर है। अगर आपको इसी प्रॉब्लम को स्ट्रिंग से करना होता तो आप स्ट्रिंग में क्या कर सकते थे? आप 2 वैल्यूज रखते इंडेक्सेस की, एक लेफ्ट और राइट। हमेशा राइट को +1 करके रिकर्जन में भेजते, लेफ्ट को एज इट इज भेजते, और जब वापस आ रहे होते तो राइट को रिड्यूस कर देते, लेफ्ट को +1 कर देते, राइट का पॉइंटर भेज लेते। तो ऐसी चीजें हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो आई होप द ओवरऑल लेक्चर वाज फ्रूटफुल फॉर यू। हम लोगों ने जो दोनों प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं वो सारी आपको समझ में आई होंगी। रिकर्जन की प्रॉब्लम्स में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स को विजुलाइज करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, और हम लोग यही ट्राई
ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग रिकर्जन के जितने डिफरेंट तरह के वेरिएशंस, इंपॉर्टेंट वेरिएशंस एटलीस्ट हो सकते हैं, उन्हें इस पूरी की पूरी C++ DSA के सीरीज में जरूर कवर करें. सो इफ यू गाइज लाइक द लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक. एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है लेक्चर के रिगार्डिंग, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाउट्स को ड्रॉप करो. विल ट्राई टू रिजॉल्व देम, विल ट्राई टू रिप्लाई टू देम. एंड अगर आपको ये सीरीज बढ़िया लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ नया सीखने को मिल रहा है, रिकर्जन और इन डेप्थ सीखने को मिल रहा है, सो डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट वी कैन रीच आउट टू मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी आउट देयर. दैट बीइंग सेड, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ और डिफरेंट वेरिएशन की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिकर्जन के ऊपर. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन रिकर्जन थोड़ा अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे और इन डेप्थ और हार्डर प्रॉब्लम्स भी चेकआउट करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल दैट. दैट बीइंग सेड, आज के इस लेक्चर को यहीं रैप अप करते हैं. वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स. टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू.